चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पहला कहता है कि प्रकाश वर्ष किसका एकक है, यानी कि किसका इकाई है। ध्यान रहे प्रकाश वर्ष है ना खगोलीय दूरी का इकाई है, खगोलीय दूरी का, खगोलीय दूरी का। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हम लोग रहेंगे। ठीक है, ऐसे ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15। नहीं बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। कहता निम्न में कौन सा समय का इकाई है? नहीं है, समय का इकाई नहीं है, नहीं है। तो नहीं है कि अगर बात हो तो ध्यान देना, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। सबको पता है प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई है? दूरी का है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नूरी साल है, नूरी साल है, बताओ क्या है? तो नूरी साल एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला है। अभी मैंने आपको बताया था ना प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष है ना। तो यही हुआ नूर, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। क्वेश्चन नंबर 4, एम के इस प्रणाली में बल का मात्रक है। बल का मात्रक सबको पता है क्या है भाई? जल्दी बताइए बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? तो आप कहेंगे बल का मात्रक न्यूटन है ना। ऐसे भी जानते हैं एफ बराबर होता है एम ए, एम ए। अगर इसका दूसरा मात्रक आप चूज करना चाहें तो एम यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, केजी। ठीक है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा है ना, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होगा। और अगर आपसे कह दे सीजीएस पत्ती में, सीजीएस पत्ती में, तो इसका डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एंगस्ट्रॉम का अभिव्यक्त करने की इकाई है, यानी कि एंगस्ट्रॉम को किस चीज में, किसको, किससे मैंने एंगस्ट्रॉम से किसको मापते हैं? समय को, द्रव्यमान को, लंबाई को, बल को। तो आप कहेंगे कि एंगस्ट्रॉम जो है लंबाई का मात्रक है। नहीं, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, 10 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक बार बराबर होता है, जल्दी बताओ, एक बार बराबर होता है। याद रखिएगा एक बार बराबर होता है 10⁻5 न्यूटन मीटर, 10⁻5 न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, नहीं मीटर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और यही एक बार बराबर हम लोग कहते हैं 10⁻5 पास्कल। ठीक है, तो 10⁻5 पास्कल यानी कि सी, छठा नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन सबको पता है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, सी ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सब लोग देख रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला यानी कि बी। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 9 होगा ना जी, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है? तो अभी आया था ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कहता है श्यानता का एस आई, श्यानता का एस आई मात्रक है। क्या है भाई? तो एस आई मात्रक पवाई जूली है, नहीं पवाई जूली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फलांक नियतांक एच की बीमा किसके समान है? ठीक है, चलिए बताइए प्लांक नियतांक एज की बीमा किसके समान है? ठीक है, तो देखो इसका जो होता है बीमा जो होता है, लिख देते हैं एम एल के पावर 2 TO1। अब बताओ कि ये किसका होता है, किसका होता है ना। तो कोणीय संवेग का अगर निकालेंगे तो कोणीय के संवेग का भी है ना, कोणीय संवेग का भी होता है एम एल स्क्वायर TO1 है ना। तो याद रखिएगा प्लांक नियतांक का बीमा जो होता है वो कोणीय संवेग के समान होता है। आगे बढ़ते हैं है ना, किलोवाट घंटा किसका इकाई है? किलोवाट घंटा, जल्दी बताइए
किलोवाट घंटा किसका इकाई है? ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ना, एक क्वेश्चन चूंकि आपको बता दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 का कोणीय वेग की विमा क्या होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कोणीय वेग की विमा, जल्दी बताइए कोणीय वेग की विमा क्या होती है ना? सबको पता है v बराबर आर ओमेगा, है ना। कोणीय वेग हमको बताना है, ओमेगा का मान, तो ओमेगा बराबर क्या होगा? तो कहिएगा v बटा आर, v बटा आर। नहीं, अब इसका विमा अब बता सकते हैं, ठीक है। भी का जानते हैं ना, बेग 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 बेग, है ना। अब इसका निकालिएगा तो भी का बीमा आपका हो जाएगा एल टी के पावर माइनस O1, ठीक है। और आर एक दूरी है, तो दूरी का बीमा क्या हो जाएगा? एल। तो एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको आप सिर्फ बचेगा टी के पावर माइनस O1। अब इसको अब जब हल करिएगा तो इसका बीमा निकल कर सामने आएगा एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर माइनस O1, है ना। ये होगा, देखो किस में है ना, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है त्वरण की इकाई है, त्वरण किसका, त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, है ना। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होती है? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होती है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, निकाल के बताना है, निकाल के बताओ, ठीक है। देखो अगर 1 किलोमीटर की बात करें, यहाँ लिख देते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की बात करें तो सबको पता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। अब मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1000 गुना 100, 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें बताना है मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पुनः 10 से हमें गुना करना होगा, सॉरी 100 ना, हाँ, पुनः हमें इतना सेंटीमीटर में 10 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। यानी कि 3 2 5 1 6 0, सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं, देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। ये है 16 नंबर का, कहता है दोस्त एक फेम्टो बराबर होता है, एक फेम्टो बराबर होता है, ठीक है। देखो एक फेम्टो बराबर होता है, एक फेम्टो बराबर होता है 10 के पावर माइनस 15, 10 के पावर माइनस 15, ठीक है। अब इसके आगे अगर मीटर लगा दीजिएगा, जैसे एक फेम्टो मीटर लिखिएगा, मीटर, तब कहना होगा 10 के पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। ये होता है, तो कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक लग रहा है तो कमेंट्स करिएगा भाई। हाँ, 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक म्यू बराबर कितना सेंटीमीटर? तो ध्यान दीजिएगा, एक म्यू बराबर, एक म्यू मीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है, 10 के पावर माइनस 6 मीटर। अब सोचो अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करना होगा, तो 10 के पावर माइनस 6 गुना 100 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इसको और हल करोगे तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 10 के पावर माइनस 4, यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 एक माइक्रोन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर, 10 के पावर माइनस 6 मीटर, लेकिन मिलीमीटर में पूछा गया है, तो मीटर को बदलना होगा सेंटीमीटर में, तो 10 के पावर माइनस 6 गुना 10 के पावर 2 सेंटीमीटर हो गया ये। अब इसको मिलीमीटर में बदलने के लिए, है ना, पुनः 10 से गुना करना होगा, तो 10 के पावर माइनस 6 गुना 10 के पावर 2 गुना 10, इतना मिलीमीटर होगा।
इसको और हल करिएगा तो हो जाएगा आपको, ये 3 गम जाएगा तो 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसको और अगर बटा में करिएगा तो हो जाएगा 1/10 के पावर 3 यानी कि 3 शून्य इतना मिलीमीटर। और इसको कन्वर्ट करिएगा तो 3 अंक के बाद 0.008 इतना मिलीमीटर। ठीक है, क्लियर है, यानी कि कौन आपका उत्तर हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19वां क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कहता है किसी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सा यूनिट प्रयोग में लाया जाता है। तो सबको पता है, पहले भी आया था, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष है ना, और ये भी हम बताए थे कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 नहीं मीटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 कहता है गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। सबको पता है, न्यूटन महोदय ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो ध्यान देना, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से है ना हमें जड़त्व की व्याख्या मिलती है, जड़त्व का, है ना। यहाँ पे कहीं पे भी जड़त्व नहीं है, त्वरण का तो मिलेगा नहीं, बल दूसरा नियम से व्यंजक मिलता है, ऊर्जा नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा एक समान गति, एक समान गति। ठीक है, एक समान गति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में। 22वां क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता, जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। कौन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा शरीर से पीटते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है, जल्दी बताओ दोस्त, क्या होगा इसका कारण क्या है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब कालीन को अचानक झटका देते हैं तो कालीन की गति की अवस्था में आ जाती है, कालीन गति की अवस्था में आ जाती है। ठीक है, लेकिन कालीन जो है गति में आ जाता है, कालीन गति में आ जाता है झटका देने पर, लेकिन इसमें जो कण होता है वह विराम में था और विराम में ही रहना चाहता है, जिसके कारण कण अलग हो जाता है। इसका मतलब विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाती है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखो फिर से सुन लो, जब कालीन को अचानक तुम झटका देते हो तो कालीन गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन न्यूटन के गति के प्रथम नियम से धूल के कण विराम में था, विराम में ही वो रहना चाहता है ना। अतः कालीन के गति में आते ही धूल के कण उससे अलग हो जाता है ना। न्यूटन की गति के प्रथम नियम ए हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 कहता है कि किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में जब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य ना करेगा। ठीक है, बताओ किसने कहा है। तो सबको पता है, न्यूटन ने कहा है। किसने कहा है, न्यूटन ने कहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है ना, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। यह किस नियम का पालन करता है। सबको पता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। क्यों ऐसा होता है भाई, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब गतिशील बस में हम सफर कर रहे होते हैं और बस में अचानक ब्रेक लगता है तो बस एकाएक रुक जाती है, जिसके कारण सीट के संपर्क में जो मेरा भाग होता है, सीट के संपर्क में जो मेरा भाग होता है अचानक विराम में आ जाता है, अचानक विराम में आ जाता है। लेकिन सीट से ऊपर का भाग जो मेरा है ना, वो गति में था, गति में ही रहना चाहता है, इस कारण से वो आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। ध्यान रहे, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का व्याख्या करता है ना। दूसरा नियम बल का व्यंजक हमें देता है, बल का व्यंजक, बल का व्यंजक। ठीक है, बल का व्यंजक। अब यहां पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कहता है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है।
एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पर, है ना, तो द्रव्यमान पर। किस पर? द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? जल्दी बताओ, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? बहुत सा विद्यार्थी न्यूटन को मानना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रहे पहली बार, है ना, गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था, बाद में न्यूटन ने जड़त्व का विस्तृत नियम प्रतिपादन किया। ठीक है, बाद में न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है ना, तो न्यूटन महोदय। सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता है नहीं? अच्छा, ये गुरुत्वाकर्षण नियम है क्या? तो गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि दो कण, है ना, दो कण के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है ना, यह आकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल, मान लो कि इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, तो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है, तथा दोनों का बीच की दूरी अगर r है तो बीच की दूरी के व्युत्क्रमान वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कहता है ये। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर ये दोनों को आप मिलाएंगे तो आपको हो जाएगा F इनवर्स m1 n2, है ना, बटा r स्क्वायर। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अगर इसको बराबर करना चाहिएगा तो बीच में एक गुणांक लेना पड़ेगा, बीच में एक गुणांक लेना पड़ेगा, इधर ले लेते हैं तो हो जाएगा f स्थिरांक लेना पड़ेगा, f बराबर हो जाएगा g इंटू m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, तो यही दोनों कणों के बीच आकर्षण बल बराबर फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। अगर इससे g का मान निकालना चाहें तो g का मान आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, g का मान आपका हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। ठीक है, ये कहलाता है गुरुत्वाकर्षण का शाब्दिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का या गुरुत्वाकर्षण नियतांक सीधा कहो ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें है, आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, 30 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो, रेखीय संवेग संरक्षण जो है वह न्यूटन के गति का दो नियम से निकलकर सामने आया है ना, वो है दूसरा और तीसरा। न्यूटन के गति का द्वितीय और तृतीय नियम का योग है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अतः अकेले ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो स्थिर वेग से ऊपर जा रहा है, स्थिर वेग से नीचे जा रहा है। ध्यान देना, स्थिर वेग से ऊपर जाएगा तो उसका जो भार होगा वास्तविक भार के इक्वल होगा, है ना, ऊपर जाए या नीचे जाए दोनों में। ऊपर की ओर त्वरित होगा तो उसका अधिकतम होगा, नीचे त्वरित होगा तो उसका भार कम होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, समझ में आ गया? 31 का कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 31 का कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला समझ में आया ना, स्थिर वेग से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, दोनों स्थिति में, है ना, उसका भार इक्वल रहेगा, वास्तविक भार के अनुसार ही आभासी भार उसका रहेगा। लेकिन ऊपर की ओर जाएगा तो उसका भार अधिकतम होगा। ठीक है, और नीचे की ओर आएगा त्वरित, है ना, त्वरित त्वरण से, तो उसका भार न्यूनतम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 कहता है किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व कहते हैं, सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे? जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। नहीं, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहता है। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। ठीक है, अपना प्रथम नियम में वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसका जड़त्व का माप होता है, द्रव्यमान ही उसका जड़त्व का माप होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कहता है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। जल्दी बताओ क्या होगा, है ना, तो वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ठीक है ना, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है
और उसी चाल से वापस आता है, पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या होगा? ध्यान देना, अगर ये दीवार है, अगर ये दीवार है, मान लो कि यहां से कोई पिंड आकर टकराता है, तो इसका संवेग क्या होगा? संवेग बराबर सबको पता है, संवेग बराबर होता है, यहां लिख देते हैं, संवेग बराबर होता है mv। संवेग बराबर क्या होता है? mv होता है। अब यहाँ पे m द्रव्यमान की वस्तु है, v वेग से जा रहा है, तो इसका संवेग तो हो गया mv, संवेग क्या हो गया? mv हो गया। टकरा के ये वापस आया, ठीक है, तो यहाँ पर भी द्रव्यमान तो वही रह जाएगा। अब वेग में निगेटिव, मतलब यहाँ पे माइनस mv हो जाएगा, संवेग क्या हो जाएगा? माइनस। संवेग में परिवर्तन पूछा है, परिवर्तन का मतलब ये दोनों का अंतर, तो ये दोनों का अंतर निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? mv माइनस mv, माइनस mv ना, माइनस mv है ना, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा mv प्लस mv यानी 2mv। क्या हो जाएगा? 2mv, ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 35। भाई बढ़ जाओ क्वेश्चन, हाँ 35 कहता है एक 2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का गतिज ऊर्जा क्या होगा? सबको पता है गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर, नहीं क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पे m दे रखा है कितना? 3, और यहाँ पे संवेग दे रखा है, संवेग तो याद है ना, संवेग बराबर होता है mv, mv संवेग बराबर होता है mv, है ना, mv दे रखा है 2 न्यूटन, ठीक है 2। अब यहाँ पे द्रव्यमान 3 अगर यहाँ पे पुट करिएगा तो 3v बराबर 2, तो v बराबर हो जाएगा 2/3, होगा कि नहीं? अब यहाँ पे मान पुट कर दो, तो 1/2, m का मान हम ले लेते हैं 3 और v का मान यहाँ पे है 2/3 निकाले ना, तो 2/3 स्क्वायर मतलब 2/3 गुने 2/3, 3 से 3, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 2/3 जूल, 2/3 जूल, ठीक है 2/3 जूल, 2/3 जूल, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। किस पे? संवेग संरक्षण पे करता है, नहीं संवेग संरक्षण पे करता है। रॉकेट से गैस अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलता है और रॉकेट आगे की ओर बढ़ने के लिए संवेग प्रदान करता है ना, जो उसको आगे की ओर बढ़ने के लिए संवेग प्रदान करता है, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एक मछुआरा झील में फंस गया क्योंकि उसके मोटर बोट की बोट खराब हो गई, किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए, मरने वाला काम करेगा का? इसे इकट्ठा की हुई मछली को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे नाव है, यहाँ पे नाव है, ये किनारा है, ये किनारा है, ठीक है, ये नाव है, अगर ये नाव की मछली किनारा की ओर जब फेंकेगा तो नाव इधर की ओर जाएगा ना, इधर की ओर जाएगा, मतलब किनारे से दूर भागेगा ना, तो ये भी नहीं होगा। किनारे की ओर फेंका, ये वाला नहीं, ये भी नहीं होगा। इकट्ठा की हुई मछली को किनारे की ओर फेंकेगा तो स्वाभाविक है, किनारे को फेंकेगा तो नाव इन्हें की ओर जाएगा, किनारे से दूर जाएगा, तो ये उत्तर नहीं होगा। उसे इकट्ठा की हुई मछली को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, उसको इकट्ठा किए हुए मछली को, अगर मछली इधर फेंके, मछली को इधर फेंकेगा, मछली को इधर फेंकेगा तो नाव इधर की ओर जाएगा, किनारे की ओर जाएगा, तो उत्तर आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एस एच एम से गुजरने वाले कण के लिए वेग का विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वह वक्र होगा, क्या वक्र होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए उसको। SHM समझते हैं क्या है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है ये, है ना, जल्दी बताओ क्या है? से गुजरने वाले कण के लिए वेग का विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वह वक्र क्या होगा, है ना, याद रखिएगा, दीर्घवृत्त होगा एक, दीर्घवृत्त होगा एक। 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, बताओ क्या समान होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है, जल्दी बताओ क्या होगा? तो समान त्वरण होता है, एक समान त्वरण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल जल्दी बताओ क्या होगा? दीर्घवृत्त का तल क्या होगा? जल्दी 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 भाई, जल्दी बताना है। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाता है, पृथ्वी के केंद्र से जाता है,
नहीं, ये ना होना चाहिए जी, हाँ, पृथ्वी के केंद्र से जाता है, याद रखिएगा। यदि पृथ्वी का कोई उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो पृथ्वी का केंद्र कक्षा के फोकस पर होता है, अर्थात दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, स्प्रिंग का काठिन्य है क्या है? स्प्रिंग का काठिन्य क्या है? स्प्रिंग की भार वाहिका धारता जी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जी का इकाई क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, ये वाला एफ बराबर क्या बताए थे? जी इंटू m1 इंटू m2, सॉरी m1 नीचे लिख दो, m1 इंटू m2, कहाँ गया जी मिटाने वाला इरेजर, ये है, ठीक है, बटा, ओह पतला कैसे हो गया, आर स्क्वायर, ठीक है, ये अभी मैंने बताया था। अब सोचो कि जी बराबर निकालोगे तो क्या होगा, तो होगा, ओह मिटाओ ना फट से इसको, जी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। नहीं, अब सोचो यहाँ पे मात्रक पूछा है, तो एफ का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, एफ का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और आर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, बटा में द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, तो ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, किलोग्राम गुना किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी को तुम लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, प्रति वर्ग के जी, ठीक है। इसको ऊपर भी लेकर जाया जा सकता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो होगा सी, 42 का कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। ये जी का मान भी कभी कभी पूछता है, ये जी का मान कितना होता है, याद रखिएगा 6.6738 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम, है ना, ये भी मान याद रखिएगा, ये वाला मान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, आवेग का माप है, आवेग का माप है क्या है, भार का, द्रव्यमान का, गति का, वेग का, नहीं भार का। कहो भार का कैसे है, यहाँ पे ध्यान देना, आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर होता है बल गुने समय अंतराल, बल गुने समय या अंतराल, समय या अंतराल, ठीक है, क्लियर। चूंकि भार भी एक गुरुत्वीय बल ही है, भार भी एक क्या है, गुरुत्वीय बल ही है, अतः इसका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, बल का मात्रक क्या है, अभी आया था, बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, एसआई न्यूटन। और ऐसे भी जानते हैं आप, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, बल बराबर एम ए, अगर इसके हिसाब से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन, ये भी ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, और अगर एक चीज और ये भी साथ में रखिएगा, सीजीएस पत्ती में, है ना, इसका मात्रक होता है डाई। क्वेश्चन नंबर 45, 1 माइक्रोन बराबर होता है, अभी तो बताया था लगता है जी, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, अभी जस्ट हम बताए थे, 1 माइक्रोन, जल्दी बताओ, नहीं बताए थे तो सीख लो यहाँ पे। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, और अगर इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻6 गुने 10⁻2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको मिलीमीटर में बदलोगे तो 10⁻6 गुने 10⁻2 गुने 10 हो जाएगा, इतना मिलीमीटर, ठीक है। अब इसको हल करोगे तो आ जाएगा 10 के पावर, है ना, 2 1 3 घटेगा इसको में, तो हो जाएगा -3 ना, -3 मिलीमीटर, है ना। इसको बटा में करोगे तो 1/1000 यानी कि 0.001 मिलीमीटर, ठीक है, यानी डी ऑप्शन, 45 के डी, 45 के डी। चलिए 46 में, 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे 46 कहता है तापमान का एसआई मात्रक क्या है, 46 नंबर का तापमान का एसआई मात्रक क्या है, सबको पता है केल्विन। आगे बढ़ो सीधे 27, एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है, पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है जड़त्व के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं, लगने वाले बल को कहते हैं
प्रत्यानयन बल नहीं। जैसे ये स्प्रिंग है ना, तो अपने माने घींच के छोड़ोगे तो अपने प्रारंभिक स्थान पे आने वाले को ही कहते हैं, जो केंद्र की ओर लगता है बल, उसको प्रत्यानयन बल क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल, है ना। याद रखिएगा, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल होता है वह होता है प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल। क्वेश्चन नंबर 49 को देखा जाए। 49 यहाँ पे कहता है कि काल वेग समय वेग ग्राफ में मंदन यानी कि ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। नहीं, मंदन का मान क्या है, मंदन का मान क्या है, मतलब त्वरण का मान क्या है। तो ऐसे भी त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन के दर को कहते हैं वेग परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय, यही हुआ वेग परिवर्तन का दर। अब सोचो वेग में परिवर्तन कितना का हुआ, पहले ये आपको पता करना होगा, ठीक है। वेग में परिवर्तन कितना का हुआ, तो ये 50 से स्टार्ट किया है और 0 पर आया है ना, वेग 0 पे आएगा। तो मन यहाँ पे 50 कौन हुआ, प्रारंभिक वेग। अंतिम में माने प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 50, अंतिम में कितना हो जाएगा 0, अंतिम में कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन यानी कि अंतर कितना का हुआ, तो कहोगे 50 का। के सेकंड में हुआ, तो यहाँ पर देखो के सेकंड में हो रहा है 10 सेकंड में, तो बटा 10 करो यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। ये होगा ये ऑप्शन। क्योंकि मंदन लिखा हुआ है तो माइनस हम नहीं लिए हैं, क्योंकि ये जो मंदन होता है वो ऋणात्मक त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण माने अंतर निकालोगे 0, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करोगे तो 0 माइनस 50 करोगे तो ये आ जाएगा -50 और समय हो गया 10, यानी निकालोगे तो आ जाएगा -5। लेकिन हमें तो ऑप्शन से मतलब था इसलिए सीधे लिखे, है ना। वेग में परिवर्तन कितना का हुआ, तो 50 से 0 आया, यानी कि वेग में परिवर्तन हुआ 50 का, और समय कितना लगा 10 सेकेंड, अतः कितना हो गया, सुन कट गया तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर देखते हैं, 50वां नंबर का क्वेश्चन, है ना। दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग क्या है, तो प्रारंभिक वेग दोस्त यही है, यानी u कितना है 50, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, गतिमान वस्तु में होता है, जल्दी बताओ, गतिशील वस्तु में क्या होता है ना। स्थिति ऊर्जा होता है, भूतापीय ऊर्जा होता है, जल विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो क्या होता है गतिज ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है, जल्दी बताओ, है ना, गड़बड़ाना नहीं, जल्दी बताओ। तो याद रखना इसमें गतिज और स्थिर दोनों होता है, कहो कैसे, तो जलती हुई गाड़ी में बैठे हुए आदमी में गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा दोनों होता है ना। कैसे, तो बैठा हुआ व्यक्ति सीट के सापेक्ष, है ना, सीट के सापेक्ष जब रहता है तो वहां पे विरामावस्था में रहता है, लेकिन सीट के ऊपरी जो भाग है ना, ऊपरी जो भाग है वो गतिज का अनुभव करता है, गति का अनुभव करता है। अतः यहाँ पे गतिज की अवस्था में है तो स्थिति ऊर्जा, गति की अवस्था में है तो गतिज, यानी कि दोनों होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है, दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, बिल्कुल सही। जैसे कि बंदूक से छूटी हुई गोली, है ना, एक गोली पे कार्य करेगा और प्रतिक्रिया बंदूक पे कार्य करता है। समान परिणाम में, हाँ, जितना बल से ये जाता है उतना ही बल समान परिमाण रखता है, ये भी सही है। विरुद्ध दिशा में, हाँ, एक उत्तर जाएगा तो एक दक्षिण जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, है ना, सभी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, जब किसी गतिमान पिंड को दुगनी हो तब लगने वाला समय होगा, दूरी अपरिवर्तित रहे, दूरी अपरिवर्तित मतलब दूरी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, दूरी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। सबको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। अब सोचो दूरी कांस्टेंट है, हटा दो तो चाल समय का उल्टा होगा, चाल समय का क्या होगा, उल्टा होगा। यहाँ पे चाल कह रहा है कि दुगना हो जाए, यानी कि 1 से 2 हो जाए, तो स्वाभाविक है इसमें लगने वाला जो समय होगा ना यह उल्टा होगा, यानी कि 2:1, यानी 2 से 1 पर आ जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 55, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, विभवांतर मापने के लिए कौन युक्ति को जाना जाता है, तो कह देंगे वोल्टमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 56 अभी आपको आया था ना, कहता है एक्स्ट्रॉम क्या मापता है, एक्स्ट्रॉम क्या मापता है, जल्दी बताओ क्या मापता है, तरंगदैर्घ्य का मापक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, डेकामीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, 57 का उत्तर दीजिएगा। टैकोमीटर जी, हाँ, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है, जल्दी बताओ। चाल क्या मापा जाता है, इससे
चाल मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर है ना, ये पवन का वेग मापता है। तो दोस्त ये था आज का, है ना, कुछ क्वेश्चन क्यूज वन में कोशिश किए कि आपको सारी चीज रिवाइज हो जाए, याद हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, है ना। पुनः लेकर आते हैं क्यूज 2 एक साथ। इसका पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पर हम भेज दे रहे हैं, अभी जस्ट उसको देख लीजिए। हम वादा करते हैं पूरा कंटेस्ट हम करवा देंगे, जितना प्रीवियस ईयर का साइंस है टोटल हम करवा देंगे। ठीक है दोस्त, तो हम लेते हैं विदा बिना समय गवाए। ओके, बाय बाय।